Good morning, dear students. So yesterday we have completed with the prophase 1 of meiosis 1. तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, बिकॉज माइटोसिस का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है. सिर्फ इवेंट्स में कुछ टेक्निकल प्रोसेसेस है, उसमें वेरिएशन है, और उसमें भी वेरिएशन किस में सबसे ज्यादा है, दैट इज द प्रोफेज 1. एंड दैट्स व्हाई यस्टरडे बहुत अच्छे से हमने प्रोफेज 1 को पढ़ा है. ओके, पूरा एक लेक्चर सिर्फ एक फेज को डेडिकेट किया गया. ओके, आज जो इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द प्रोफेज 1, दैट इज मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 1, और उसके बाद मियोसिस 2 का पूरा इवेंट. ओके, ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, टू रिमेम्बर, बिकॉज इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स इतने कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है देन द माइटोसिस. ओके, तो लेट्स discuss about the metaphase 1. So मेटाफेज 1 के इवेंट्स क्या क्या हैं? तो हमें पता है कि ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 स्पाइंडल फॉर्मेशन वाज इनिशिएटेड. ओके, स्पाइंडल फॉर्मेशन, स्पाइंडल मतलब ये हमें पता है सेंट्रियोल से जो निकल रहे हैं ये फाइबर्स. ओके, ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. अब आप याद रखिए, माइटोसिस के मेटाफेज में भी यही हो रहा था कि क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बट यहाँ पे एक माइन्यूट डिफरेंस है. मेटाफेज 1 जो है मियोसिस 1 का, उसमें इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज तो होते हैं, बट इट इज इन पेयर. ओके, यू कैन सी, ये सपोज साइज के हिसाब से आपको दिखा है क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2. ये क्रोमोसोम नंबर का 1 का पेयर है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है. बोथ आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड दे आर अलाइनिंग साइड बाय साइड. ओके, मतलब 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, ऐसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स के लिए ऐसे होता है. मतलब 23 पेयर्स आपको यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे देखने मिलेगी. ओके, माइटोसिस में ऐसा नहीं है. माइटोसिस में क्या कंडीशन है, क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. मैं आपको वापस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं. माइटोसिस में ये होता है, सपोज जैसे कि ये अपना सेल है. ओके, जो अभी डिवीजन साइकिल में एंटर हो चुका है. माइटोसिस में क्या होता है, तो जैसे कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्रोमोसोम नंबर 1, और दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 2. ये इक्वेटोरियल प्लेट पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. माइटोसिस का मेटाफेज में दिखा रहा हूँ आपको. साइज और कलर दोनों मैंने डिफरेंट किए हैं. देखिए, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, फाइन. लेकिन यहाँ पे पैर नहीं है, बिकॉज माइटोसिस में पैर में नहीं होंगे क्रोमोसोम्स. यहाँ पे पैर में क्रोमोसोम्स हैं, यू कैन सी. ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम पैर में अरेंज है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन. ओके, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है, लेकिन क्या रेप्लिकेशन हुआ है, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बना है. एक सिस्टर क्रोमेटिड नया यहाँ पे बना है, और इसीलिए डीएनए कंटेंट बढ़ा है. तो माइटोसिस में क्या होगा, ये बहुत बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है समझने में. माइटोसिस में सभी क्रोमोसोम्स जो हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. ओके, दे आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. ओके, लेकिन मियोसिस में होगा तो ऐसा ही, इक्वेटोरियल प्लेट पे ही अरेंजमेंट होगा, बट यहाँ पे पैर में अरेंजमेंट होने वाला है, बिकॉज एवरी क्रोमोसोम हैज इट्स सेकंड काउंटर पार्ट. ओके, क्रोमोसोम 1 के 2 है, 2 के भी 2 है. ओके, यहाँ पे ईच क्रोमेटिड इज एक्टिंग एज अ क्रोमोसोम बाद में. ओके, डॉटर सेल में ये क्रोमेटिड सेपरेट होके जाने वाला है. ओके, क्रोमेटिड मतलब जब डिवीजन होगा, ये मेटाफेज के बाद जब डिवीजन होगा, तो ये क्रोमेटिड ऊपर चला गया, ऊपर वाला, और नीचे वाला नीचे आ गया. मतलब ये जो एक्स है वो ब्रेक हो चुका है. ओके, तो बाद में डॉटर सेल में क्या होगा कि जो क्रोमेटिड है वही क्रोमोसोम के जैसे एक्ट करेगा.
लेकिन मियोसिस में क्या होने वाला है, मियोसिस में ये पूरा क्रोमोसोम है, ओके, वही मेटाफेज में सेग्रीगेट होगा। इसलिए आप देखिए क्या होता है कि जब, जस्ट अ मिनट, जैसे कि ये सेंट्रियोल है यहाँ पे, ये येलो कलर का, और ये भी नीचे वाला साउथ पोल का सेंट्रियोल है। अब देखिए जब अटैच करते हैं ना स्पाइंडल फाइबर्स, तो ऐसे अटैच होते हैं। आप देखिए एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे स्पाइंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं इन द केस ऑफ द माइटोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट है, यू कैन सी, ओके, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट है, फाइन। तो नॉर्थ पोल के स्पाइंडल फाइबर्स और साउथ पोल के स्पाइंडल फाइबर्स, ये सभी जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये होमोलोग पेयर के साथ अटैच होते हैं, नॉट टू द सिंगल क्रोमोसोम। इन द मेटाफेज 1, याद रखिएगा, इन द मेटाफेज 1 स्पाइंडल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल्स से जो इमर्ज होके आए हैं वो सेपरेटली क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, नॉट टू द सिंगल क्रोमोसोम। अटैच तो होंगे सेंट्रोमियर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेंट्रोमियर पे ही अटैच हो रहा है, लेकिन ये सेंट्रोमियर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के हैं, एक ही पैर के दो अलग अलग क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या कंडीशन है माइटोसिस में, एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों के स्पाइंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, और फिर वहां से क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू के लिए आपको करके दिखाया है। तो एक क्रोमेटिड ऊपर और उसका सिस्टर क्रोमेटिड नीचे माइग्रेट करेगा ड्यूरिंग द एनाफेज, ओके। आगे ये और भी ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको अभी यहाँ से एट द स्टार्टिंग फेज कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है। फाइन। सो फिर क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन हो चुके हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। नाउ द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ईच स्पाइंडल अटैच, देखिए यहाँ पे लिखा है ईच स्पाइंडल अटैच टू द pair of homologous chromosomes. Microtubules from the spindle, okay, these are the spindles which attach to the pair of the homologous chromosome, pair of the homologous chromosome, not on the single chromosome. Fine. So इतना काम होने वाला है मेटाफेज 1 में। अब टेक्निकली थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन हर एक स्टेज का जो सेंस है वो सेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेंस तो वही रह रहा है। मेटाफेज 1 में सेंस क्या था, मेटाफेज 1 में सेंस ये था कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अटैच होना। माइटोसिस के मेटाफेज का भी सेंस यही है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अटैच होना। ऐसे ही माइटोसिस का जो एनाफेज है उसमें सेंस क्या था, तो पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द north and south pole, pulling of the chromosome on north and south pole, ये इसका सेंस है। तो वो सेंस यहाँ पे भी फुलफिल होने वाला है, सिर्फ चेंज क्या है देखते हैं। So the homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated at their centromeres। यहाँ पे क्या हो गए, homologous chromosomes are going to be separated, okay, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जो फ्रेंड्स थे ये फ्रेंड्स सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ओके। सिस्टर क्रोमेटिड विल रिमेन अटैच विद द सेंट्रोमियर। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक नहीं हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं हुए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए। माइटोसिस में क्या होता था, सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट होते हैं, ओके। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा सेम टू सेम अभी नेक्स्ट स्टेज में आपको देखने मिलेगा मियोसिस में ही। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेप्लिकेट हुआ जो क्रोमोसोम है वही नॉर्थ और साउथ पोल पे माइग्रेट करता है ड्यूरिंग द एनाफेज, सेंस तो वही रहेगा, राइट। नाउ टीलोफेज 1, तो टीलोफेज तो हमें पता है प्रोफेज का रिवर्स होता है, ओके। लेकिन टीलोफेज 1 में माइटोसिस का जो टीलोफेज है उससे स्लाइट डिफरेंस है, स्लाइट। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। सीधी सी बात है, रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था,
मतलब ओरिजिनल सेंस ऑफ द प्रोफेज, नॉट ऑफ द प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में तो हमने पढ़ा लेप्टोटिन, साइकोटिन, पैकाइटिन, डाइप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इनका रिवर्स नहीं। लेकिन प्रोफेज का जो नेचुरल सेंस है ना, वो नेचुरल सेंस क्या है? तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है प्रोफेज में, तो अब टीलोफेज में वापस बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए टीलोफेज वन, जैसे कि मियोसिस के प्रोफेज वन में माइटोसिस के प्रोफेज से थोड़ा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली टीलोफेज वन में भी माइटोसिस की टीलोफेज से थोड़ा तो डिफरेंस रहने वाला है। क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, तो ये तो कॉमन है। टीलोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियोलस भी आपको देखने मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस जेनेटिक मटेरियल वाला लोकेशन होता है वो आपको देखने मिलेगा। एंड क्या डिफरेंस है देखिए, टू हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, टू हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड क्यों हो गया? तो ये सेल मान लीजिए कि अभी डिवाइड नहीं हुआ है तो ये डाइप्लॉइड है, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है? 2 टाइम्स। ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 जो ब्लू वाला है इट इज ऑल्सो फॉर 2 टाइम्स, क्रोमोसोम नंबर 2 जो रेड वाला है वो भी फॉर 2 टाइम्स। लेकिन ये डॉटर सेल्स जो बने हैं उसमें दोनों क्रोमोसोम एक एक बार प्रेजेंट है, ओनली फॉर वंस। तो ये सेल हैप्लॉइड बन गए। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई कौन से स्टेज में बनते हैं, या तो उसको इसमें पूछा गया ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट में कि हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई पर्टिकुलरली मियोसिस 1 के टीलोफेज में बनते हैं या मियोसिस 2 के टीलोफेज में बनते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे टीलोफेज 2 लिख के आते हैं, लेकिन मियोसिस 1 में ही सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं। मियोसिस 1 में ही सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब मियोसिस 1 जब खत्म होता है, क्योंकि मियोसिस 1 इट इज फॉलोड बाय मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 स्टार्ट होने से पहले ही जो 2 डॉटर सेल बनते हैं वो दोनों हैप्लॉइड ही होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड डाइड। ओके, और इसको बोला जाता है डाइड। ओके, 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, 2 haploid daughter nuclei are formed, which is known as diad. After this, cytokinesis may or may not occur. Okay, बहुत बार होता है कि जैसे यहीं पे पैकेज हो गया, न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस बना, अब साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 डॉटर सेल आपको मिलेंगे। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डिवीजन हो चुका है न्यूक्लियस का और ये बन गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप रीस्ट्रक्चर्ड। ओके, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस वापस रीस्ट्रक्चर्ड। ओके, तो एक ही सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, एक ही सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, इट इज कॉल्ड डाइड। एक सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, दैट इज कॉल्ड डाइड। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर साइटोकाइनेसिस होगा तो फिर यू आर गोइंग टू गेट दिस और दिस 2 टाइप्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स। अगर साइटोकाइनेसिस होगा तो फिर सेल यहां से देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहीं पे 2 सेल बन गए, मैंने बीच में मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया है। ओके, अगर साइटोकाइनेसिस होगा तो फिर आपको ऐसे 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो फिर क्या? अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो यहीं से मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। मतलब मियोसिस 2 शुरू होने के लिए सेल के पास देयर आर 2 चॉइसेस। नंबर 1, एनाफेज खत्म होने के बाद ऐसे डायड कंडीशन बनेगी और वहीं से मियोसिस शुरू होगा, या तो फिर 2 सेपरेट हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे और वहां से मियोसिस शुरू होगा। ओके, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं आपके लिए। फाइन।
after a short interphase it is followed by meiosis to short, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे इंटरफेज आया है, लेकिन ऐसा इंटरफेस है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन या ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. दिस short stage between the two meiotic divisions is called interkinesis. ये भी कंपलसरी नहीं है इंटरकाइनेसिस. इंटरफेस तो आपको ऐसा ही बोलना है, शॉर्ट इंटरफेस मतलब इसको इंटरकाइनेसिस बोला गया है. इट इज नॉट एक्चुअल इंटरफेस, क्योंकि अगर इंटरफेस होगा तो फिर G1, S, G2 ये तीनों फॉलो करने पड़ेंगे. G1 और G2 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो S फेज आता है ना, उससे प्रॉब्लम है. अगर S फेज होगा तो फिर ये क्रोमोसोम वापस रेप्लिकेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम का डीएनए जो रेप्लिकेट हो जाएगा तो डीएनए कंटेंट वापस डबल हो जाएगा. अगर डीएनए कंटेंट डबल हो गया तो फिर मियोसिस का सेंस ही नहीं है, बिकॉज मियोसिस में तो रिडक्शन डिवीजन करना है, क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट आधे कर देने. अगर आपने दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में एस फेज दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इंसर्ट किया तो फिर तो डीएनए डबल अप हो गया. डबल अप हो गया तो अब वो हैप्लॉइड कैसे बनेगा. इसीलिए लास्ट लाइन पढ़िए यहाँ पे, द डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज. डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज. और इसीलिए नेचर ने उसको ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे ही ये दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, without wasting any time they will enter into the meiosis 2 टेलोफेज 1 के बाद. ओके, तो अब meiosis 2 की प्रोसेस शुरू हो रही है. अब meiosis 2 जो है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं. इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो माइटोसिस मत पढ़िए, सीधा meiosis पढ़िए, क्योंकि meiosis 2 इज अ कार्बन कॉपी ऑफ द माइटोसिस. ओके, यहीं पे पता चल जाएगा. देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, इट रिसेम्बल्स द माइटोसिस. ओके, कार्बन कॉपी है उसका. इट हैज 4 फेजेस, और ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं हमें पता है, नाम तो वही रहेंगे, नंबर चेंज होगा. दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2. ओके, और उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होने वाला है. अब देखिए प्रोफेज 2, तो ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं. आप देखिए, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. वापस यहाँ पे क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. ओके, कंप्लीट थ्रेड तो नहीं बनेंगे टेलोफेज 2 के बाद. जनरली क्या होता है, टेलोफेज के बाद क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन आपने देखा कि टेलोफेज 1 के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन बनेंगे. द रीजन इज उनको वापस अभी एक और साइकिल रन करना है ऑफ द सेल डिवीजन. तो क्यों उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाए, क्रोमोसोम ही रखिए ना उसको, सो दैट द टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड. तो रहते तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में ही है, लेकिन उसको और भी कॉम्पैक्ट किया जाता है क्रोमोसोम्स को. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनी हुई होती है. अब आप पूछ सकते हैं कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वापस ब्रेक करनी पड़ेगी प्रोफेज 1, 2 में, तो फिर टेलोफेज में आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों बनाई. तो द रीजन इज सेल के क्रोमोसोम्स जो है उनको वापस अगर आपको अलाइन करना है तो उसको पहले एक कंपार्टमेंट में आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप बनती है. ओके, so to carry out all the steps or reactions in a stepwise manner it is compulsory. okay, तो यहाँ पे देखिए वापस क्या हो रहा है, प्रोफेज है ना, तो उसके कॉमन फीचर्स क्या हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ द न्यूक्लिय. बोथ द न्यूक्लिय का मतलब दोनों सेल की एक साथ बात कर रहे हैं. यहाँ पे आपको दिखाया एक है, लेकिन ऐसा दूसरा ही सेल है वहां पे. ओके, so nucleolus and nuclear membrane disappear in both the nuclei और both the cells. आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं. ये हो गया आपका प्रोफेज 2. ये बहुत इजी है, आपको लगता होगा कि बहुत रैपिडली जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और स्टेटमेंट है ही नहीं, और ना ही और कोई ऐसे नीट क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस के जो नीट क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. ओके,
देयर इज नो 0% टेक्निकल डिफरेंस माइटोसिस से, आप ये बोल सकते हैं. द क्रोमोसोम्स अलाइन, दैट इज मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में क्या होता है, 2 बार मेटाफेज पढ़ चुके हैं अभी. तो अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, आप देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं, यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं. एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स of the spindle get attached to the kinetochores of the sister chromatids. तो स्पाइंडल से जो बाहर निकल के आ रहे हैं, दिस पर्टिकुलर स्पाइंडल फाइबर्स आप इसको बोल सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं. दे विल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड. अब आप देखिए माइटोसिस में यही हो रहा था ना, एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का जो काइनेटोकोर है उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल दोनों के स्पाइंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स ओके अटैच होते थे ओके इन द मेटाफेज. फाइन. ओके, नाउ एनाफेज. एनाफेज का सेंस क्या है, तो सेंस यही है, पुल द क्रोमोसोम ऑन आइदर साइड, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब यहाँ पे क्या होगा, so it begins with the simultaneous splitting of the chromosome centromere of the each chromosome. ओके आप देखिए यहाँ पे अटैच हो चुका है, दैट इज मेटाफेज 2. उसमें से ट्रांजिस्ट हुआ है सेल आपका एनाफेज 2 में, पूल किया है स्पाइंडल फाइबर्स को, पूल किया तो काइनेटोकोर प्लेट ओपन हो चुका है, उसके स्क्रू जो है वो ओपन हो चुके हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोसोम्स पुलिंग हो रहे हैं ओके ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, काइनेटोकोर ओपन होगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा. और ऐसा सभी क्रोमोसोम के लिए साइमल्टेनियसली होगा, 1 by 1 नहीं. अगर ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 क्रोमोसोम के लिए एक साथ ये होने वाला है. इट इज जस्ट लाइक अ मिलिट्री एक्शन. ओके, मिलिट्री एक साथ जैसे अपना काम करती है ना, रिदम, ऐसे यहाँ पे रिदम में सब कुछ चलने वाला है. ओके, thus they move toward opposite poles of the cell. ओके, ये मूवमेंट चल रही है एनाफेज 2 में. नाउ द टीलोफेज 2. टीलोफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 से यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा है. सो द टू ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम once again get enclosed by a nuclear envelope. सपोज ये ह्यूमन का है ओके तो ये वापस न्यूक्लियर एनवेलप में ग्रुप हो जाएंगे, ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, ऐसा ही नीचे भी एक न्यूक्लियर एनवेलप बनने वाला है. ओके तो ये ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप ऊपर बन जाएगा एक, ओके एक न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे नीचे बन जाएगा. तो सभी क्रोमोसोम वापस आप देखिए न्यूक्लियर एनवेलप में कैप्सूल हो चुके हैं. देन साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे कंपलसरी साइटोकाइनेसिस करना पड़ेगा. ओके, साइटोकाइनेसिस विल अपीयर, मतलब ऐसे यहाँ पे नोच बनेगा और ये नोच एक्सटेंड करके सामने तक जाएगा, दोनों तरफ से ये नोच बनता है और दोनों एक दूसरे को मर्ज करते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल. फाइन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. ओके, नंबर 1, नंबर 2. और ऐसा तो आपने सिर्फ एक ही डॉटर सेल के बारे में डिस्कस किया है. मियोसिस 1 में ऐसे 2 सेल बने थे जिसके लिए मियोसिस 2 होने वाला है. मतलब एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 आपके पास 4 सेल रहने वाले हैं, 4. यहाँ पे 2 दिख रहे हैं बिकॉज वी हैव टॉक्ड ओनली फॉर द वन प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस 1. लेकिन मियोसिस 1 में 2 ऐसे सेल बन रहे हैं जिसका ऐसा ही डिवीजन साइमल्टेनियसली चलता है. तो पहले डायड बना 2 सेल, अब यहाँ पे टेट्राड बनेगा. आप देखिए क्या लिखा है, टेट्राड ऑफ द सेल, चारों सेल एक साथ होंगे और इसको बोला जाता है टेट्राड. दीज आर द 4 हैप्लॉइड डॉटर cells, 4 haploid daughter cells at the end of the meiosis 2 you are going to get. Okay, क्या हुआ, पहले आप मियोसिस जब शुरू किया तब पहले आपके पास एक सेल था, मियोसिस खत्म होने के बाद आपके पास 2 हैप्लॉइड सेल बन गए थे
ओके, दोनों हैप्लॉइड सेल ने वापस डिवीजन किया, तो उस एक का एक में से एक ये और दूसरा ये, और ऐसा ही दूसरे के लिए भी। ओके, तो टोटल एक सेल में से आपको 4 सेल एट द एंड ऑफ द मियोसिस मिलने वाला है। ये आपका सेल जहां से आपने शुरू किया था, इट वाज 2n, फिर मियोसिस 1 हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1, तो आपको पता रहे कि ये मियोसिस 1 की बात हो रही है। मियोसिस 1 के बाद आपको 2 सेल मिले और ये दोनों सेल 1n ही थे, बिकॉज वहीं पे हैप्लॉइड कंडीशन आ चुकी थी। ओके, और फिर होता है मियोसिस 2। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको पूरा बताया। ये आपके पास 4 सेल है, लेकिन चारों के चारों 1n होंगे, क्योंकि ये 1n में से 1n रहने वाले हैं। ओके, तो ये कंडीशन होती है मियोसिस में। फाइन। ओवरऑल क्या हो रहा है, आप देखिए, ये मियोसिस में सेल एंटर हुआ है। ये मैंने इसीलिए स्केच आपको पहले शॉर्ट में दिखाया कि फिर आपको ये एलेबरेट वो वे में आपको पता चले। प्रोफेज 1 शुरू हुआ, क्रोमोसोम ने एक दूसरे के साथ अलाइन किया है, ये हमें पता है। ये टेट्राड बना, मतलब वो लेप्टोटिन जाइगोटिन, ये सारे स्टेप्स चले। ओके, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हुआ यहाँ पे। इसीलिए आप देखिए, ये लाइट पिंक वाला क्रोमोसोम, ये डार्क पिंक वाला क्रोमोसोम। देखिए, लाइट पिंक वाले क्रोमोसोम के ऊपर ये डार्क वाला पैच दिख रहा है, और वो लाइट वाला पैच वहां पे डार्क वाले पे दिख रहा है, मतलब प्रोफेज 1 में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। फिर हुआ एनाफेज 1, दैट इज द पुलिंग। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम ने एक दूसरे के साथ अलाइन किया है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, और फिर दे आर पुल्ड बाय माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द स्पाइंडल्स। ओके, तो एनाफेज 1 शुरू हुआ। एनाफेज के बाद आपके पास 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस बने और डॉटर सेल्स बने बाद में, दोनों हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड कंडीशन वाले जो दोनों सेल हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं मियोसिस 2। प्रोफेज 1 हुआ, ओके, मेटाफेज, अरे सॉरी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो चुके हैं, क्रोमोसोम थोड़े ज्यादा कंडेंस हुए हैं। फिर हुआ मेटाफेज 2, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो चुके हैं। ओके, उनके साथ स्पाइंडल फाइबर्स, या तो आप बोल सकते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, वो अटैच हो चुके हैं। दूसरा एक डिफरेंस आपने देखा कि जब मियोसिस 1 चल रहा है, तब ये स्पाइंडल्स जो है वो पैर में है, ऊपर 2 हैं, नीचे भी 2 हैं। सेंट्रोमियर, सॉरी, जो सेंट्रियोल्स है वो पैर में है। मियोसिस जब 1 चल रहा है तब। मियोसिस 2 में आप स्पाइंडल के नंबर देखिए, ओके, 1 1 है, तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, ये 2 है ना, तो एक ऊपर रहेगा, एक नीचे आ जाएगा। पहले तो ऑलरेडी डुप्लीकेट हुए थे, तो एक सेंट्रियोल में, एक सेंट्रोजोम में से दूसरा सेंट्रोजोम, ओके, और ऐसे पैर में 2 बने थे। लेकिन डिवीजन के बाद, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, समझिएगा, एस फेज में ही सेंट्रियोल जो है वो डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे टीलोफेज 1 के बाद एस फेज आया ही नहीं है। ओके, इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर्स, कौन से, सेंट्रियोल के, ये सेंट्रियोल डबल नहीं हुए हैं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक ऊपर रहा, एक नीचे आ गया। ओके, इसीलिए ये भी एक नीट क्वेश्चन है कि मियोसिस 1 में कुल मिला के सेंट्रियोल के नंबर कितने होते हैं, वर्ड समझिए, सेंट्रियोल के तो टोटल 4, 2 ऊपर देखिए आप, 2 नीचे। सेंट्रियोल का जो पूरा यूनिट है उसको सेंट्रोजोम बोला जाता है। दूसरा एक अलग तरह से, स्पाइंडल कितने होते हैं मियोसिस 1 में, तो स्पाइंडल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन मियोसिस 2 में स्पाइंडल 2 हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ओके, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे, तो ये याद रखना है। फिर होता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। फिर आता है एनाफेज 2, पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच थे स्पाइंडल फाइबर्स, तो अभी यहाँ पे ब्रेक होगा। ओके, ब्रेक होने के बाद ये
सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे समझिए मियोसिस 1 में कौन सेपरेट हो रहा है, वर्ड समझिएगा, मियोसिस 1 में कौन सेपरेट हो रहा है, या ड्यूरिंग द एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, ड्यूरिंग द एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 व्हाट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड। तो आपको वर्ड होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। क्यों, तो ये पैर में थे और ये पैर पूरा सेपरेट हुआ है, तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इन एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस 2 व्हाट इज सेपरेटेड, इन एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस 2 व्हाट इज गेटिंग सेपरेटेड, तो फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर गेटिंग सेपरेटेड। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये नीट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और इसीलिए हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है टीलोफेज में। लेकिन एनाफेज 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेपरेटेड। फिर आप देखिए टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 में फिर ये पैकेजिंग हो गया, तो आपके पास 1 2 3 और 4 4 सेल्स बन जाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये सभी 1n है। ऐसे ही ये मान लीजिए कि ये चारों स्पर्म है, ऐसे ही डिवीजन एग का भी होता है, तो 1n वाले स्पर्म्स और 1n वाले एग्स ये जब फ्यूज होंगे तो जायगोट बन जाएंगे और जायगोट बन जाएगा 2n, मतलब जो ओरिजिनल नेचुरल कंडीशन थी वो वहां पे अगेन एक्वायर्ड हो जाती है और इसीलिए वापस ऑर्गेनिज्म 2n बन जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है इन द केस ऑफ द मियोसिस। अब आप देखिए प्रोफेज 2 से लेके टीलोफेज 2 तक पूरी इवेंट वो है माइटोसिस के जैसी ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि इस चैप्टर को शॉर्ट में बताना है ना, शॉर्ट में आपको अगर कंप्लीट करना है ना, तो फिर अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका पूरा चैप्टर एक बार तो पढ़ ही लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़िए, फिर याद रखने के लिए सिर्फ मियोसिस याद रखिए। ओके, और मियोसिस के सेकंड हाफ को, दैट इज मियोसिस 2 को ट्रीट करिए एज अ माइटोसिस। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में वैसे भी बहुत बड़े लेंदी पोर्शन सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। इंटरफेस तो आधे पेज का काम है। तो अगर आप मियोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस स्किप हो जाएगा। ओके, और उसके हिसाब से आप वहां पे लिख भी सकते हैं, राइट। तो टाइम भी बचने वाला है आपका। तो ये वापस यहाँ पे वही चीजें दिखाई हैं। ओके, सेम डिस्कशन यहीं पे चल रहा है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। तो it conserves the chromosome number of each species, it conserve chromosome number of the each species। कैसे, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे आपको गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। सपोज आपके पास एक मेल गैमेट है, अगर नेचर ने मियोसिस नहीं किया होता तो इट वुड बी 2n। ओके, और वो फ्यूज हो रहा है, फ्यूज के लिए मैं क्रॉस का साइन करूंगा, फर्टिलाइजेशन के लिए क्रॉस का साइन किया जाता है, और उसके साथ मेल गैमेट है 2n। ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज नॉट मैथ्स। क्रॉस का मतलब होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। तो ये 2n और 2n दोनों हो जाएंगे, मतलब आपके पास 2n वाला स्पर्म है, 2n वाला एग सेल है, दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, 4n कंडीशन एक्वायर होगी। ओके, अब क्या होता है देखिए, उसकी वजह से अगर 2n मतलब ह्यूमन के लिए 46, ओके, 46 क्रोमोसोम वाला स्पर्म है और 46 क्रोमोसोम वाला एग है, तो ह्यूमन के
ऑफस्प्रिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की इवेंट कंप्लीट होगी, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसमें से नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो 46 वाला नहीं रहेगा, वो बन जाएगा 92 वाला। अब देखिए 46 वाला ऑर्गेनिज्म है तो आप उसको ह्यूमन बोल सकते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुके हैं, तो स्पीसीज चेंज हो जाएगी। 92 क्रोमोसोम वाला जो ऑर्गेनिज्म बनना होगा वो बनेगा, वो ह्यूमन तो नहीं होगा। इसीलिए स्पीसीज डीएनए कंटेंट को रिस्टोर करने के लिए गैमेट्स हमेशा मियोसिस से ही बनते हैं। अब देखिए मियोसिस होगा तो एट द एंड आपके पास 1n वाले गैमेट्स होंगे, तो 1n एंड के साथ मतलब 1n वाला स्पर्म और 1n वाला एग दोनों मिलके बना देंगे 2n वाला ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वापस रिस्टोर हो गया 2n कंडीशन। ऐसे ही अगर ह्यूमन के लिए समझते हैं तो ह्यूमन का अगर स्पर्म है दैट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज 23, उसको हम फ्यूज करवा रहे हैं, ओके, 23 वाले एक के साथ, मतलब फर्टिलाइजेशन की इवेंट कैरी कर रहे हैं, तो ये 23 + 23 हो जाएगा 46। तो अब इसमें से जो चाइल्ड बर्थ लेने वाला है उसके 46 क्रोमोसोम रहेंगे, और ये 46 तो वैसे उनके पेरेंट में भी थे, तो इट विल रिमेन एज अ ह्यूमन। तो स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, 2n में से 1n वाला डिवीजन होना बहुत जरूरी है। जहां, अगेन आई एम रिपीटिंग, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फिर 2n का 2n ही चलेगा जहाँ पे ऐसा कंडीशन है, ओके, क्योंकि वहां पे कोई मैटिंग पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, तो गैमेट्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो इन दैट केस आपको ऐसे रिमेम्बर रखना है इसको, फाइन। इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, तो जेनेटिक वेरिएशन, आप देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ओके, क्रॉस ओवर हुआ है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऐसे पैर थे क्रोमोसोम के, राइट, फिर मियोसिस 1, इंटरफेस होने के बाद रेप्लिकेट हुआ क्रोमोसोम, फिर मियोसिस 1 हुआ, तो ये कंडीशन वाले क्रोमोसोम हुए। लेकिन कैसे हुए, तो इसका जो ये वाला जो है, इसका ये ब्लू वाला पीस यहाँ पे गया है क्रॉस ओवर होने की वजह से, और इसका रेड वाला पीस वहां पे गया है। क्या हुआ, जब इसमें से गैमेट्स बनेंगे, सेपरेट होंगे ये सभी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर ये पैच ब्लू वाला आया है, यहाँ पे ये पैच रेड वाला आया है, ओके, यहाँ पे ये पैच रेड वाला है, यहाँ पे ब्लू वाला है। इसका मतलब क्रोमोसोम्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है ना, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो जेनेटिक वेरिएशंस विल बी देयर, ओके। कुछ ऐसे थे जीन्स जो सिर्फ और सिर्फ ये बड़े वाले रेड क्रोमोसोम के पास थे, लेकिन बड़े वाले ब्लू क्रोमोसोम के पास नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, तो उसकी वजह से आप देखिए पहला और लास्ट वाला दोनों में देखिए, ओके, साइज और कलर दोनों ऑब्जर्व कर रहा है, नॉट ओनली कलर, ओके, दोनों में देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल वहां पे गया है, ओके, और यहाँ का वहां पे गया है। तो कुछ फीचर्स इसके पास थे वो वहां पे गए हैं इस गैमेट में, और इसके कुछ फीचर्स वहां पे गए, एंड सेम इज विद दिस, ओके। और दो वाइल्ड टाइप के भी, आप देखिए ये वाइल्ड टाइप जैसा था वैसा का वैसा वाइल्ड टाइप, ये भी वाइल्ड टाइप, तो दो वाइल्ड टाइप वाले और दो रिकॉम्बिनेशन वाले, ऐसे आपको गैमेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन होने वाला है, और बिकॉज ऑफ दैट इवोल्यूशन भी होता है, ओके, इवोल्यूशन भी होता है, वेरिएशन भी देखने मिलता है। सी, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एवरी ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स, ओके, आप, मैं या कोई भी, ओके, एवरी ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन क्या हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्टली कार्बन कॉपी लगते हैं क्या? नहीं, ना ही हम 100% हमारे मदर के जैसे लगते हैं, ना ही 100% हमारे ब्रदर के जैसे, या ना ही 100% हमारे फादर के जैसे। सिबलिंग्स में भी वेरिएशंस है ना, ब्रदर सिस्टर, सभी कार्बन कॉपी नहीं है। द रीजन इज क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसलिए कुछ फीचर्स जो है वो फादर के आते हैं, कुछ फीचर्स जो है वो मदर के आते हैं,
ओके। और कुछ फीचर्स हमारे सिबलिंग्स में भी सेम टू सेम कैरी करते हैं और वहां पे बहुत बार बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने मिलते हैं। कभी कभी तो इतना वेरिएशन होता है कि आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि ये दोनों एक ही पेरेंट्स के सन्स या डॉटर्स हो सकते हैं, इतना वेरिएशन होता है। रीजन इज क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो ये होता है बहुत बार, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट द कार्बन कॉपी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, इट विल बी द मिक्सिंग ऑफ दैट, बिकॉज ऑलरेडी 50% जीन फादर और मदर से मिल रहा है ना, लेकिन उसमें भी क्रॉसिंग ओवर वाले इवेंट की वजह से, सपोज ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए फादर का स्पर्म है और उसके साथ अगर मर्ज हो रहा है एक सेल मदर का, ओके, तो ये ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें फादर के इस क्रोमोसोम पे जैसे भी जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस होने वाले हैं। लेकिन अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करने में सक्सेसफुल होता है तो ये वाले जीन्स जाएंगे। ओके, तो आप देखिए दोनों सेम नहीं है, ये पैच डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पे भी देखिए ये पैच डिफरेंट है, तो उसके ऊपर जितने भी जीन्स होंगे वो तो वेरी करने ही वाला है। मतलब एक ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जिसमें फादर का ऐसा स्पर्म है उसके जीन्स गए और दूसरा जो है उसमें ऐसे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है। इसका मतलब सभी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होने वाले हैं, सभी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होने वाले हैं। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग ओवर हियर। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, so we have ended over here. Then we are going to start from the next lecture, chapter number 9. Okay, chapter number 9 जो है आपका, that is very important. Okay, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, बेसिक्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। Okay, so we will be observing that. Till then, have a nice day and be alert for your studies.